आज हमारे सामने करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प नोट्स हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, कूटनीति है, राष्ट्रीय योजनाएं और खेल जगत की सुर्खियां भी हैं। पहली नजर में तो ये अलग-अलग विषयों का एक कलेक्शन लगता है, जैसे किसी ने परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स बस लिख लिए हों। बिल्कुल। और यही तो आज की चुनौती है। हम सब हर रोज ऐसी दर्जनों खबरें देखते हैं, लेकिन वो अक्सर बिखरी हुई लगती हैं। हाँ, एक आर्थिक आंकड़ा कहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहीं और। सही बात। एक नई सरकारी योजना, ये सब अलग अलग खबरें नहीं है। तो चलिए आज इन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोने की कोशिश करते हैं। हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को जानना नहीं, बल्कि इनके बीच के जो छिपे हुए कनेक्शंस है ना, उन्हें ढूंढना है। हाँ, ये समझना है कि ये सब मिलकर आज के भारत की कहानी असल में कह कैसे रहे हैं। में एफडीआई प्रवाह यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? और जवाब है 73%। ये तो एक बहुत बड़ा उछाल है। 73%। देखिए, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत मजबूत संकेत है। संकेत? किस तरह का? एफडीआई वो पैसा है जो विदेशी कंपनियां भारत में लंबे समय के लिए लगाती हैं, जैसे नई फैक्ट्री खोलना या किसी भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। ये दिखाता है कि दुनिया की बड़ी कंपनियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा कितना गहरा हो रहा है। लेकिन ये 73% की छलांग, क्या ये सिर्फ एक अच्छा साल है या ये किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? आजकल वो चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बहुत बात होती है, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जहां कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में भी निवेश करना चाहती हैं। क्या भारत उसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है? सप्लाई चेन्स पहले चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर थीं, अब उनमें क्या कहते हैं, विविधता आ रही है। और उस रेस में भारत सबसे आगे है। हाँ, हमारे नोट्स में UNCTAD का जिक्र है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ये उन्हीं की रिपोर्ट है जो इस ट्रेंड को कंफर्म करती है। और $47 बिलियन का कुल निवेश कोई छोटी रकम नहीं है। इन नोट्स में दो और दिलचस्प बातें हैं। पहला कि सबसे ज्यादा निवेश सिंगापुर से आया है, और दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा निवेश पाने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ये थोड़ा हैरान करता है। लोग अक्सर अमेरिका या यूरोप के बारे में सोचते हैं। यही एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। सिंगापुर, आप देखिए, अक्सर एक गेटवे या एक माध्यम की तरह काम करता है। अच्छा, एक चैनल की तरह। हाँ, कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां अपना पैसा सिंगापुर की कंपनियों के जरिए भारत में लगाती हैं, क्योंकि वहां के नियम कानून और टैक्स स्ट्रक्चर काफी आसान है। ये देशी होते हैं। बिल्कुल। और महाराष्ट्र का टॉपर होना तो स्वाभाविक है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वहीं है। वहां का औद्योगिक ढांचा, पोर्ट्स, स्किल्ड वर्कफोर्स, ये सब निवेशकों को चुंबक की तरह खींचता है। तो ये आर्थिक भरोसा अब कूटनीतिक भरोसे में भी बदल रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगला पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है। इसी से जुड़ा है। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को कहाँ आयोजित होगा? और जवाब है नई दिल्ली। हाँ, तो एक तरफ दुनिया का पैसा भारत आ रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक यूरोपीय संघ भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने दिल्ली आ रहा है। ये कोई संयोग नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। व्यापार, तकनीक, क्लाइमेट चेंज, सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पर भारत और EU के हित अब पहले से कहीं ज्यादा मेल खाते हैं। और इसी से जुड़ा जो अगला पॉइंट है, उसने तो मुझे सच में चौंका दिया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? जवाब है श्री एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन, दोनों एक साथ। 1 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? दो मुख्य अतिथि। इसका मतलब बहुत बड़ा है, ये सामान्य बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये वो संस्था है जिसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और जो EU की राजनीतिक दिशा तय करती है। ओके। और उर्सुला वॉन डर लेयन यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं, जो कि EU की कार्यकारी शाखा है, मतलब एक तरह से यूरोप की सरकार। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ दो नेता नहीं, बल्कि एक तरह से पूरा यूरोप अपनी दोनों सबसे शक्तिशाली संस्थाओं के प्रमुखों के साथ हमारे गणतंत्र दिवस पर आ रहा है। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक बयान है। बिल्कुल, ये एक असाधारण सम्मान है। यह दिखाता है कि यूरोप भारत को अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक बराबर का रणनीतिक साझेदार मानता है। एक ऐसा देश जिसके बिना 21वीं सदी की बड़ी वैश्विक समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता। और ये कितना सही समय है इस बात का, जब दुनिया के बड़े नेता हमारे गणतंत्र दिवस पर आ रहे हैं। तो ये हमें भी एक मौका देता है अपनी जड़ों को याद करने का,
हमारे गणतंत्र की नींव को समझने का। हमारे नोट्स में संविधान से जुड़े कुछ बहुत ही प्यारे तथ्य हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिस संविधान का जश्न मनाने के लिए ये सब हो रहा है, उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी थी। नोट्स में लिखा है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। जब भी मैं ये पढ़ता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ कि उन लोगों में कितना धैर्य, कितना समर्पण और देश के भविष्य को लेकर कितनी स्पष्टता होगी। आज के दौर में ये सोचना भी मुश्किल है ना? और उसकी जो मूल प्रति है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत लिखावट में लिखा था, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक कलाकृति है। लेकिन हम अक्सर बाबा साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम तो जानते हैं। इन नोट्स में एक और नाम है, BN राव, संवैधानिक सलाहकार। उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी? BN राव पर्दे के पीछे के असली हीरो थे। वो एक बेहतरीन कानूनविद और नौकरशाह थे। उन्होंने ही दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन करके भारत के संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था, जिस पर बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम किया। उनका योगदान मतलब नींव के उस पत्थर की तरह है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी इमारत उसी पर टिकी होती है। तो एक मजबूत संविधान देश को राजनीतिक स्थिरता देता है, लेकिन एक देश को चलाने के लिए आर्थिक स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। और यहीं पर हमारे नोट्स का अगला आंकड़ा आता है, जो देश के बही खाते से जुड़ा है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट GDP का 3.3% रहा। अब ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? इसे एक तरह से सरकार के लिए एक डाइट प्लान समझिए। डाइट प्लान? हाँ, फिस्कल डेफिसिट सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर है। ये बताता है कि सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। हमारे नोट्स में FRBM एक्ट 2003 का जिक्र है, जिसका लक्ष्य इस घाटे को GDP के 3% तक सीमित रखना था। यह लक्ष्य एक हेल्दी वेट की तरह था, ताकि अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो 3.3% का मतलब है कि हम उस हेल्दी वेट के बहुत करीब हैं, लेकिन पूरी तरह से लक्ष्य पर नहीं है। लेकिन आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? अगर सरकार इस डाइट प्लान पर नहीं चलती और घाटा बहुत बढ़ जाता है, तो इसका हम पर क्या असर पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर घाटा बढ़ता है तो सरकार को ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। ज्यादा कर्ज का मतलब है ज्यादा ब्याज चुकाना। जब सरकार ज्यादा ब्याज चुकाती है तो उसके पास सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। अच्छा। और साथ ही ज्यादा सरकारी कर्ज से बाजार में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे आपके होम लोन, कार लोन सब महंगे हो जाते हैं। इसलिए ये आंकड़ा हर किसी के लिए मायने रखता है। यानी एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें देश के अंदर इस आर्थिक संतुलन को साधने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के मंच पर भी एक अलग तरह का संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे नोट्स में एक हैरान करने वाली बैठक का जिक्र है। यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक किस देश में हुई है? जवाब है UAE। ये आज की बदलती दुनिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। यूक्रेन और रूस युद्ध में है। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक है। इन तीनों का एक मेज पर बैठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और वो भी UAE में। उससे भी बड़ी खबर यह है कि यह बैठक UAE में हो रही है। यह दिखाता है कि UAE अब वैश्विक कूटनीति में एक तटस्थ और महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वो एक ऐसी जगह बन गया है जहां दुश्मन देश भी आकर बात कर सकते हैं। ये मध्य पूर्व की बदलती ताकत को दर्शाता है। और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है, जैसा कि आने वाले शिखर सम्मेलनों की लिस्ट से पता चलता है। G20 की बैठक 2025 में जोहानिसबर्ग और 2026 में मियामी में होगी, और ब्रिक्स की 2025 की बैठक ब्राजील में और 2026 में 18वीं बैठक की मेजबानी भारत करेगा। 2026 में भारत का ब्रिक्स मेजबानी करना महत्वपूर्ण है। ये भारत को विकासशील देशों की आवाज को और बुलंद करने, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने और वैश्विक आर्थिक सुधारों को दिशा देने का एक और बड़ा मौका देगा। तो इन बड़े वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दों से उतरकर अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं, क्योंकि किसी भी नीति की असली परीक्षा तो यही होती है कि वो आम आदमी तक कैसे पहुंचती है। हमारे नोट्स में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का जिक्र है, जिसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने लॉन्च किया है। PM स्वनिधि योजना कोविड महामारी के बाद एक बहुत ही जरूरी पहल थी।
इसे 1 जून 2020 को खास तौर पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किया गया था, हाँ हाँ, मुझे याद है। ताकि उन्हें अपना काम धंधा फिर से शुरू करने के लिए आसानी से 10,000 रुपए तक का छोटा लोन मिल सके। आंध्र प्रदेश में इसे क्रेडिट कार्ड का रूप देना इसे और भी सुलभ और डिजिटल बनाने की एक अच्छी कोशिश है। ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय योजना को राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से और बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। और जब आंध्र प्रदेश की बात हो ही रही है, तो नोट्स में लिखा है कि ये भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था 1953 में, और यहाँ भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भी लग रहा है। हाँ, और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी तो विश्व प्रसिद्ध है ही। ये सब दिखाता है कि एक राज्य की पहचान उसकी ऐतिहासिक विरासत, उसकी औद्योगिक प्रगति और उसकी सांस्कृतिक धरोहर, इन सब से मिलकर बनती है। ये बहुत दिलचस्प है। एक राज्य रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त कर रहा है, तो दूसरा राज्य जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता को सम्मानित कर रहा है। नोट्स में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 का जिक्र है, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का नाम भविष्य में बहुत बड़ा होने वाला है। वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने की राह पर हैं। वाह! उन्हें यह सम्मान देना दिखाता है कि राज्य और देश की नजरें अब सितारों पर हैं। लेकिन लिस्ट में और भी नाम हैं जो जमीन से जुड़े हैं। हाँ, जैसे अलख पांडे को शिक्षा के लिए, डॉक्टर हरिओम पवार को साहित्य में, रश्मि आर्या को महिला सशक्तिकरण के लिए और डॉक्टर सुधांशु सिंह को कृषि अनुसंधान के लिए। यह सूची यह अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। ये दिखाती है कि एक राज्य की प्राथमिकताएं क्या हैं। भविष्य की तकनीक यानी अंतरिक्ष, समाज की नींव यानी शिक्षा, संस्कृति की आत्मा यानी साहित्य, सामाजिक न्याय यानी महिला सशक्तिकरण, और अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि। ये सिर्फ एक पुरस्कार सूची नहीं है, ये उस राज्य के विकास के विजन का प्रतिबिंब है। ये जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के नारे को जमीन पर उतारने जैसा है। चलिए इन गंभीर विषयों से हटकर अब जरा खेल के मैदान का रुख करते हैं। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया है? जवाब है स्कॉटलैंड, और यह विश्व कप भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा। क्रिकेट की दुनिया में ये एक बड़ी खबर है, खासकर स्कॉटलैंड जैसे सहयोगी देश, एसोसिएट नेशन के लिए। यह दिखाता है कि क्रिकेट अब पारंपरिक देशों से बाहर फैल रहा है। और विश्व कप का भारत और श्रीलंका में होना मतलब क्रिकेट का जुनून अपने चरम पर होगा। यह ICC के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उपमहाद्वीप में आयोजन का मतलब है ज्यादा दर्शक और ज्यादा राजस्व। तो आज हमने अर्थव्यवस्था के 73% के आंकड़े से शुरू करके यूरोपीय संघ की दिल्ली यात्रा, संविधान की नींव, देश के फिस्कल डेफिसिट, राज्यों की योजनाएं और सम्मान, और आखिर में क्रिकेट के मैदान तक का सफर तय किया। जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि कोई भी जानकारी अकेली नहीं होती जी। सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है जी। 73% का FDI प्रवाह उस वैश्विक भरोसे को दिखाता है जिसके कारण EU के सबसे शक्तिशाली नेता हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आते हैं। अच्छा। हमारे संविधान की मजबूत नींव हमें वो राजनीतिक स्थिरता देती है जो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है, और हमें ब्रिक्स जैसे मंचों की मेजबानी करने का आत्मविश्वास देती है। और जमीनी स्तर पे? और जमीनी स्तर पर जब एक राज्य एक तरफ रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करता है और दूसरा राज्य कृषि और अंतरिक्ष दोनों क्षेत्रों में काम करने वालों को एक साथ सम्मानित करता है, तो ये दिखाता है कि भारत एक ही समय में अपनी जड़ों को सींच रहा है और अपनी शाखाओं को आसमान तक फैलाने की हिम्मत भी रखता है। तो अगली बार जब कोई खबर पढ़ें या सुने तो उसे बस एक तथ्य की तरह ना देखें, ये सोचने की कोशिश करें कि ये बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होती है। शायद अगली बार जब आप भारत में किसी बड़ी विदेशी कंपनी के निवेश की खबर सुने तो ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि इसका असर अगले गणतंत्र दिवस पर आने वाले मेहमान पर क्या पड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों बातें शायद उतनी अलग ना हो जितना हम समझते हैं।